F2 की संरचना CCP प्रकार की होती है, जिसमें प्रत्येक कैल्शियम आयन 8 फ्लोरीन आयनों से घिरा होता है। प्रत्येक कैल्शियम आयन 8 फ्लोरीन आयनों से घिरा होता है। और प्रत्येक कैल्शियम सॉरी और प्रत्येक फ्लोरीन आयन 4 कैल्शियम आयनों से और प्रत्येक फ्लोरीन आयन 4 कैल्शियम आयनों से घिरा होता है। पहले समझाने का ये फायदा होता है कि एक बार को छोटा मोटा कुछ गलत भी होता है तो बच्चों को पता होता है कि क्या गलत हो रहा है। अब सोचो मैं ना समझाऊं, पहले थ्योरी लिख दूं और फिर बाद में समझाए तो इतना तो गलत लिखा जा चुका होता है। हाँ जी? इसलिए +2 हो गया। अतः फुल स्टॉप लगा लिखो। अतः कैल्शियम आयन की उप सह संयोजन संख्या 8 होती है। लिख लोगे पूरी लाइन? लिखा होगा तुमने, प्रत्येक कैल्शियम आयन की उप सह संयोजन संख्या 8 होती है और प्रत्येक फ्लोरीन आयन की उप सह संयोजन संख्या 4 होती है। चार होती है। हो गया जी। इसके बाद अगला हेडिंग है तुम्हारे पास, ये देखो इधर, ये रखा। अरे थोड़ा आगे कर लो ना, इसके नीचे कर लो। इधर कर लो, इधर बैठ जाओ। तुम थोड़ा इधर हो जाओ, वो आ जाएगा तुम्हारे इधर को। H2 O की संरचना जो होती है ना, वो सह संयोजक संरचना होती है। हमें आयनिक संरचना चाहिए। पूरी लाइन लिख दो। कौन?
इसमें लिखेंगे, अब देखो इधर जरा, इसमें अब थोड़ा सा उल्टा समझो। संरचना है Na2O प्रकार की संरचना। इसमें Na जो है वो सोडियम आयन है और O जो है वो ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन आयन। अब सोचो अगर ये एक होगा तो ये दो होंगे, क्योंकि दोगुना है। ये दो होंगे तो ये कितने होंगे, चार। ये तीन होंगे तो छः, और ये चार होंगे तो ये आठ। अब ये यहीं आकर रुक जाती कहानी। अब कोई चार और आठ ही के होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चार बंद बन जाते हैं, ज़्यादा बंद होते नहीं, मतलब चार इलेक्ट्रॉन दे और ले सकता है, तो मैक्सिमम पोजीशन होती है बस की। अब ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक ऑक्सीजन आयन जो होता है वो 8 सोडियम आयनों से घिरा होता है, और प्रत्येक सोडियम आयन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन आयनों से घिरा होता है, और संरचना CCP प्रकार की ही होती है। अब देखो अक्लमंदी और समझदारी और थोड़े से, जिसे कहते हैं ना कि किसी ने सही से समझ कर पढ़ रहा है, तो वो तो ये कहते हैं कि जो पिछला लिखा है ना वो ये वाला लिखा है, कि तुम उसे देखकर आराम से लिख सकते हो, और बाकी अगर कुछ आते नहीं है तो वो तो मैं लिखवा ही रहा हूँ। अब तुम बताओ कि अपना आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। पिछले वाले का जस्ट उल्टा करना है, लिख ही लो अभी, अभी लिख लो देख देख के। जो ये 4 लाइनें छुट्टी रहेगी ना तो ये बुढ़ापे तक छुट्टी रहेंगी। बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे देखोगे लाइनें कैसी। शुरुआत वहां से करोगे। Na2O की संरचना CCP प्रकार की होती है, जिसमें प्रत्येक सोडियम आयन इतने आयनों से घिरा होता है, प्रत्येक ऑक्सीजन आयन इतने से घिरा होता है। अतः उसकी उपसंयोजन संख्या ये होती है और उसकी ये होती है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट के। अगर जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हें ना देखने की जरूरत पड़ेगी ना रटने की जरूरत पड़ेगी, तुम अपना बिना देखे भी लिख दोगे। और बाकी बेचारे रटने वाले बात करने वाले अभी झांक झांक के करेंगे, देखना। इसका झांकेंगे उसका झांकेंगे, तूने कैसे लिखा है। जाता है। अब देखो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट सबक है, इसलिए इसे नोट करके लिखा जा रहा है। हाँ जी, ये है समीकरण मत लिखना, सिर्फ हेडिंग डालो ऊपर वाला। और ये बताना है कि दाब बढ़ाने पर उपसय संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाएगी। 4 ऑप्शन होंगे। या दूसरा क्वेश्चन आएगा ताप बढ़ाने पर संयोजन संख्या। हाँ हाँ हाँ, उपसय संयोजन संख्या होती है, संयोजक संख्या नहीं। या समन्वयन संख्या लिख सकते हैं इसे, दूसरा नाम होता है इसका समन्वयन संख्या। तो ताप बढ़ाने पर सेकंड क्वेश्चन इसका बन जाएगा, ताप बढ़ाने पर उपसय संयोजन संख्या घटेगी या बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर, अच्छा जी, और ताप बढ़ाने पर। अब तुम लोग इतना मत सोचो, मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूं और आगे का दिमाग तुम्हें लगाना है कि
कोई एक ऐसे लोग हैं वो आराम से बैठे हैं जो भी हैं। अब हमने जो ये कमरा है, जैसे तुम लोग बैठे हो, अब ये कमरा हमने इसे चारों ओर से दबाना शुरू कर दिया, तो तुम लोग पास पास आ जाओगे या दूर दूर हो जाओगे? या ऐसा समझो कि जिससे रहे सुनो, कोई एक व्यक्ति जितने लोगों से टच है वो ज्यादा से टच हो जाएगा या कम हो जाएगा टच उसका? अब बात यहां आ जाती है कि अगर वो ज्यादा से टच हो जाएगा, इसका मतलब उसकी उप सहसंयोजन संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि ज्यादा से टच हो गया। और अगर जो लोग हट जाएंगे तो इसका मतलब उसकी उप सहसंयोजन संख्या घट जाएगी क्योंकि जितनों से टच हो रहा था अब उतनों से नहीं रहेगा। अब तुम्हें सोचना है कि दाब हम किसी चीज पर बढ़ा रहे हैं, या कोई हमारे पास यौगिक हम उसका दबा रहे हैं, तो उसके अणु ज्यादा टच होंगे या कम टच होंगे फिर आपस में, या कुछ नहीं होगा? क्या होगा? ऐसा सोचो। अब दूसरा उदाहरण, व्यक्ति का छोड़ो, एक बॉक्स में हमने गेंद रखी है, थोड़ी सी कुछ टच है कुछ नहीं है, हमने बॉक्स दबाना शुरू कर दिया, तो उप सहसंयोजन संख्या मतलब जो कोई एक परमाणु है वो ज्यादा से टच हो जाएगा या कम से हो जाएगा? फिर ऐसे रहेगा, वो ज्यादा से टच हो जाएगा। याद रखना, अगर अरे यार ये था, एक इतनी दूर रखा है, कितनी दूर रखा है, एक इतनी दूर है, ऐसे ये जो परमाणु है वो एक से टच है, सिर्फ एक से टच है। इस टाइम इसकी उप सहसंयोजन संख्या एक है। अभी ये कोई एक बॉक्स में था, हमने चारों ओर से बॉक्स दबा दिया, तो ये वाले भी यहां हो जाएंगे, ये भी यहां हो जाएंगे, ये भी यहां हो जाएंगे, ये भी यहां हो जाएंगे, सब आपस मिल जाएंगे। समझ गए? तो उच्च दाब पर अब देखो इधर, ये इसका उदाहरण आ जाता है। परिभाषा जो हम लिखने वाले हैं यहाँ यहाँ नीचे नई लाइन से नंबर 1 करके लिखेंगे कि किसी क्रिस्टल का दाब बढ़ाने पर उसकी उप सहसंयोजन संख्या बढ़ जाती है। उदाहरण ये आ गया। और सेकंड में इसका उल्टा कर देंगे, क्या है कि CaCl सीजियम क्लोराइड होता है, अगर हमने ताप बढ़ा दिया, अब ताप वृद्धि का मतलब क्या होता है कि ये आराम से रखे थे, जैसे हमने गर्म करना स्टार्ट किया ये भागना शुरू कर देंगे इधर उधर को, उड़ना चाहेंगे यहाँ से, तो क्या होगा? उप सहसंयोजन संख्या जो है वो घट जाती है। सीजियम क्लोराइड के लिए मैं लिखवाया नहीं था, लेकिन उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए संरचना। अरे सुनो इधर, इसकी में की संरचना में प्रत्येक सीजियम जो होता है ना वो 6 Cl आयनों से घिरा होता है, प्रत्येक Cl जो होता है वो 6 सीजियम आयनों से घिरा होता है, तो इसलिए उप सहसंयोजन संख्या 8 हो जाती है। इसमें लिख दो नंबर 1 में, किसी आयनिक क्रिस्टल में, नंबर 1 में लिख रहे हैं, किसी आयनिक क्रिस्टल में दाब बढ़ाने पर उप सहसंयोजन संख्या बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर उप सहसंयोजन संख्या बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। पहले वाले समीकरण उतार लेंगे ये, और दूसरे में उसका उल्टा लिख दो और दूसरी वाली समीकरण उतार दो। दाब लगाने पर या ताप उसके वृद्धि करने पर या कुछ करने पर यौगिक आपस में चेंज हो जाते हैं। शर्त यह है कि घर की आग से या मोमबत्ती से तुम गर्म करने लगो, उससे काम नहीं चलेगा, उच्च ताप चाहिए उसे। फैक्ट्री में हो सकता है, वरना ऐसा दाब जो है वो परमाणु बम विस्फोट पर या सूर्य पर ताप और दाब मिलता है इतना। एक मामूली सा कोयला जो होता है ना वो भी हीरा बन जाता है, बेस कीमती। फायदा कुछ नहीं है,
ये जिस दिन मैंने शायद पी ब्लॉक वाले तत्व पढ़ाए होंगे वो कार्बन वाले, उस दिन भी बताई होगी वाली बात। तुम घर में जाके मिट्टी में दबा दोगे अब बन जाएगा डायमंड, तो वैसा वैसा लोड नहीं बच रही है, घर का डायमंड बनने लगेंगे। करोड़ साल भी लगते हैं, कई साल भी लग जाते हैं, लेकिन वो उतना दाब चाहिए, पृथ्वी के अंदर जितना दाब वो ताप होता है। पहले वाले का उल्टा होगा। देना ही पड़ेगा, दिया क्या जाए, ताप भी देना पड़ेगा पहले तो। खैर फोन किया था, चित्र बनाओ चित्र, चाय भी ले लेना एक ताले की दूंगा ना, अंदर वाले की दूंगा, बाहर बैठना आराम से, उसमें चोरी ना होगी, चुराने के लिए ना ये कुछ भी। कौन सी बाइक से आए थे? बाइक से नहीं आए थे, आया ही नहीं, बारिश ही हो रही थी, घर पे थे। नहीं मन की अब रुके अब रुके, अब चलें अब चलें, मैं भी तो तैयारी खड़ा था, चाबी हाथ में थी। क्या थी? बारिश ना हो रही थी, मतलब ही ना ठहरता भाई साहब, घर में इतना सारा फंक्शन हॉल पर लग रहा है, मैं सो जाऊंगा। आना था ना, इसलिए मना नहीं किया। देखो इधर, इसमें लिखो, इसमें लिखेंगे फिलहाल, इसमें रुको तुम मत लिखो, ये आर्टिकल है, इसमें एक लाइन लिखनी होती है, बाकी इसके बाद सुन लो इधर। इस आर्टिकल को ना अगर तुमने सिर्फ ट्रिक के साथ समझ लिया तो ये मुश्किल से मान के चलो कि तुम्हारे आधे मिनट का खेल है, आधे मिनट का सिर्फ। और ना समझने वालों के ना रटते रटते मर जाएंगे, इसका फॉर्मूला सही नहीं बैठता पूरे साल, ठीक है जी, हाँ पूरे साल फॉर्मूला सही नहीं बैठता है। हमें हमें क्रिस्टल का घनत्व निकालना है, कोई भी क्रिस्टल है वो जालक से मिलकर बना होता है, जालक जो होता है वो इकाई सेल से मिलकर बना होता है, इकाई सेल का चित्र है ये, समझ रहे हो। पूरा कोई मकान जो होता है वो दीवारों से मिलकर बना होता है, और दीवारें जो होती हैं वो ईंट से मिलकर बनी होती हैं, हम ईंट की बात कर रहे हैं। हाँ तो अब जरा उसे समझ लो कि हम क्रिस्टल का घनत्व निकालने, घनत्व का फॉर्मूला होता क्या है बताओ भाई। घनत्व को हम डी से भी दर्शा देते हैं, रो से भी दर्शा देते हैं। तो डी या रो बराबर घनत्व बराबर क्या होता है भाई? द्रव्यमान बटे आयतन, इकाई सेल का द्रव्यमान इकाई सेल का आयतन। आयतन कोई बड़ी बात नहीं है, इकाई सेल जो होता है ना घन के आकार का, आयतन एक ही क्यूब आ जाएगा। बात आती है द्रव्यमान की। अब द्रव्यमान जो होता है ये तुम्हारा m, ये एक परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि इकाई सेल जो मिलकर बना है, इकाई सेल वो परमाणु से मिलकर बना है। अब हम कहेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान और गुणा परमाणुओं की संख्या। अब एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ना वो हम स्मॉल m डैश कर देंगे, गुणा परमाणु की संख्या को हम z से दर्शा देते हैं, ये है। अब एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं भाई? एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने का तरीका होता है हमारे पास कि तुम्हें यह पता था कि Na याद आ रही किसी को? एवोगैड्रो संख्या 6 पॉइंट। तो एक मोल परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान वो तुम्हारा होता है, मान लिया हमने m, एक मोल। और एक मोल में पता कितने होते हैं? 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो ऐसा मान के चलना कि एक मोल का मतलब इतने परमाणु का द्रव्यमान ये है। और हमें
देखो कितने होंगे, शायद अरबों खरबों में जाके बैठेंगे कि इतने करोड़ परमाणुओं का द्रव्यमान जो है वो m है, और हमें कितने का चाहिए, एक का। तो कैसे निकालेंगे, कभी देखा है सर कक्षा 6-7 में, क्या होंगे कि 10 कॉपी की कीमत इतनी, तो एक कॉपी की कितनी, तो क्या होता था, वो ये वाली संख्या नीचे चली जाती थी। ऐसे ही तो होता है। तो जब हम कहेंगे n परमाणु का द्रव्यमान इतना, तो एक का कितना, तो m बटे na हो जाएगा। ये एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया। एक परमाणु का द्रव्यमान उठाकर हम यहाँ लगा देंगे, तो हमें m का द्रव्यमान मिल जाएगा। m बराबर जो है एक परमाणु का द्रव्यमान m बटे na, और परमाणु की संख्या z, और ये पूरा का पूरा मान उठाकर अब यहाँ लगा देंगे, तो रो बराबर जो है वो यहाँ आ जाएगा m बटे na गुणा z और बटे a की क्यूब। ये घनत्व का फॉर्मूला होता है। अब इसमें यही चीज लोगों को दिक्कत करती है कि द्रव्यमान द्रव्यमान 3 बार निकालना पड़ता है हमें। एक तो वो खुद द्रव्यमान, द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या। अब एक परमाणु का द्रव्यमान भी अलग से निकालना पड़ता है। तो एक तो द्रव्यमान, फिर कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान में से एक परमाणु का द्रव्यमान m, ये एक मोल परमाणु का द्रव्यमान m होता है। ये तो बार बार तुम ऐसे लिखते हो ना कि भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है कि उसमें इतने तुमने इतने परमाणु बता दिए कि इतने परमाणुओं का द्रव्यमान। हम मार्केट से लेने गए कि भाई हमें 1 ग्राम चीनी दे दे, मान के चलो 1 ग्राम चीनी दे दे, तो वो उसने जो 1 ग्राम चीनी का मतलब मोलों में बात नापी जाती है कि 1 मोल चीनी दे दे, उसने छोटा सा टुकड़ा चीनी का उठा के दे दिया। तो वो चीनी का टुकड़ा जो तुम्हें दिया है वो परमाणु नहीं है ना, वो अणु है, वो तो पूरा एक यौगिक दे दिया उसने। अब उस एक यौगिक में तुम कल्पना करो कि कितने परमाणु हो सकते हैं, कितने अणु हो सकते हैं। इस बात से कल्पना करना मुश्किल होता है कि परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि सुई की नोक पर लगभग 3 करोड़ परमाणु आ सकते हैं। सुई की नोक पर 3 करोड़ आ सकते हैं। तो अब जब सुई की नोक पर 3 करोड़ परमाणु आ सकते हैं, तो एक छोटा क्रिस्टल भी जो तुमने उठाया होगा, चाहे वो चीनी का उठा लो, नमक का उठा लो, या किसी भी चीज का उठा लो, उसमें कितने करोड़ परमाणु होंगे। तो उस हिसाब से तुम अगर जो सोचना शुरू करोगे तो साइंस अपने आप में बहुत ज्यादा डीपली चली जाती है, लेकिन परमाणु अभी तक किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ माना जा सकता है। तो कल्पना कर लो कि एक परमाणु कितना छोटा होगा। एक परमाणु इतना छोटा हो सकता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना छोटा होगा, 10 की घात 23 नीचे चला जाए, इतना छोटा होगा। तो एक परमाणु हमें, अब कोई कहे ये दिखाई कैसे देते हैं, तो दिखाई देने का मतलब नहीं है हमें एक नहीं दिखाई दे सकते, 2 नहीं दिखाई दे सकते, लेकिन बहुत सारे परमाणु जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तब तो दिखाई देंगे। तो वही मोल मान लिया हमने, समझ गए। तो ये होता है मोल, कि इतना छोटा हो सकता है। अब सुनो इधर, क्या मिलकर बना है कि परमाणु से मिलकर बन जाते हैं अणु, अणु से मिलकर बन जाते हैं यौगिक। और जो नॉर्मली हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, खाते पीते हैं, वो हम धड़ाधड़ यौगिक गटागट खा रहे हैं, वो यौगिक ही खा रहे हैं, ठीक है जी। या किसी चीज के साथ मिक्स करके खा रहे हैं, कि खाली चीनी नहीं खा सकते, वो किसी जल के साथ मिक्स करके शरबत बना के खा रहे हैं या कुछ करके खा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है तुम्हारे पास, तो वो हो जाता है चीनी के साथ जैसे मिल गया, तो वो मिक्सर हो गया तुम्हारा, मिक्सचर बना के खा रहे हैं, ये होता है। देखना कौन है, पूछ लेना। अब देखेंगे इसमें माना एक इकाई सेल जिसकी नहीं भुजा की लंबाई ए है, ये टॉपर दिखे हैं। तो भाई माना कि इकाई सेल जिसकी भुजा की लंबाई जो वो स्मॉल ए है, तो हम कहेंगे इकाई सेल का घनत्व। अब घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, लेकिन द्रव्यमान किसका, इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। घनत्व को हम डी से
या रो से प्रदर्शित करते हैं, बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान जो है ना वो हम इसे एम डैश मान लेंगे, कैपिटल एम डैश, और आयतन आ जाएगा बी। समीकरण नंबर बन गई 1। अब ये एम डैश जो है परमाणुओं की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। एम डैश का मान है ये कि इकाई सेल का, सिर्फ इकाई सेल की बात करें कि इकाई सेल का द्रव्यमान कितना होता है, तो हम कहेंगे इकाई सेल का द्रव्यमान जो होता है वो एक परमाणु का द्रव्यमान देख लो और जितने परमाणु हो वो देख लो। कैसे? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एससी में जो होते हैं वो एक परमाणु होता है, बीसीसी में 2 होते हैं और एफसीसी में 4 होते हैं। ये होते हैं, वो छोड़ो, हम इन 3 की बात करते हैं फिलहाल। तो ये परमाणु होते हैं, इसलिए 4 परमाणुओं में से अगर हमें एक का द्रव्यमान पता चल जाएगा तो हम 4 से गुणा कर देंगे तो एफसीसी का आ जाएगा, या अगर जो हमें एक परमाणु का द्रव्यमान पता होगा तो हम 2 से गुणा कर देंगे बीसीसी का आ जाएगा, और एक है तो एक तो उसका एससी का रहता ही है। तो वो अलग अलग बात है, इसलिए हम जनरल बात लेके चल रहे हैं। क्या है कि कैपिटल एम डैश बराबर जो है वो परमाणुओं की संख्या को तो हम दर्शाते हैं जेड से, एक परमाणु के द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से दर्शा देते हैं, एक परमाणु के द्रव्यमान को स्मॉल एम से। तो इसे मानो अब समीकरण नंबर 2। अब फिर हमारे पास पेज फंस जाता है कि स्मॉल एम का द्रव्यमान कहाँ से लेकर आए। ठीक है जी, तो स्मॉल एम का द्रव्यमान लाने के लिए हम कहेंगे कि एन परमाणुओं, देखो एन परमाणुओं का द्रव्यमान, एन परमाणु का द्रव्यमान, और एन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो होता है ये कैपिटल एम। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, वो एम बटे एन है। जैसे कि इतने पेनों की कीमत इतनी है तो एक पेन की कितनी होती है, तो वो चीज़ बटे में चली जाती है। तो ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, और एक परमाणु के द्रव्यमान को हम कैसे दर्शाते हैं, तो ये स्मॉल एम बराबर जो है वो कैपिटल एम बटे एन ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये वाला मान उठा के समीकरण 2 में लगा दो, ये बन जाएगा, इसका मान उठा के समीकरण 1 में लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो है हमारे पास कैपिटल एम डैश का मान आ गया कि जेड गुणा कैपिटल एम बटे एन ए। ये वाला मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। अब तो हमें रो बराबर मिल जाएगा जेड गुणा एम अपॉन एन ए जो सफिक्स में है, और बटे यहाँ आ जाएगा ए की क्यूब। अब रो बराबर ये एन ए तो नीचे आ जाएगा, जेड गुणा एम एन ए और गुणा ए की क्यूब। ये क्रिस्टल का घनत्व होता है, ये क्रिस्टल का घनत्व है। अब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आया है ये, क्यों? क्योंकि ये अभी भुजा मीटर में है। अब अगर जो हम इसे सेंटीमीटर में बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए की क्यूब और कितना, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की घात 2, या ऐसे इतना बड़ा क्यों कर रहे हो। देखो यहाँ आ गया। अब अगर जो पिकोमीटर में दिया होगा तो हम हाथ के हाथ उसे ही न्यूमेरिकल में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में दिया होगा तो वहाँ चेंज कर लेंगे, जैसा देखो उसी टाइम चेंज कर लेंगे। ये आ गया। अब आगे का सुनो,
आगे की कहानी यह है कि एससी के लिए देख लो। एससी के लिए कितना हो जाएगा? एससी में जेड बराबर होता है 1 m/na गुणा a की क्यूब। ये एससी के लिए आ गया। बीसीसी के लिए कितना हो जाएगा? बीसीसी के लिए हो जाएगा रो बराबर, यहां हो जाएगा 2 और m na गुणा a की क्यूब। ऐसे ही एफसीसी के लिए कितना हो जाएगा? या 4 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आ जाएगा, इतना उतार लेंगे। ये होता है किसी भी क्रिस्टल का घनत्व का फॉर्मूला। घनत्व का फॉर्मूला तो स्थापित करने शायद ही ऐसा मान के चलो 10% चांस है, 90% चांस होते हैं कि न्यूमेरिकल आएगा, इससे जरूर आएगा वो। तो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। हाँ जी, हाँ कैपिटल एन है, कैपिटल एम।